स्वागत है आपका आपके अपने लाइव इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल के उस सेक्शन में जिसका नाम है मिस्ट्रीज़। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कुछ ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज़ जिनमें सस्पेंस भी है तो थ्रिल भी, गुनाह भी है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के रोचक किस्से भी हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए 2011 में दिल्ली से राजस्थान के बीच घटी एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसे सुलझाने में पुलिस को 9 साल लग गए। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो 2011 में गायब हो जाता है और घर वाले और पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी कुछ पता नहीं लगा पाते। और फिर 9 साल बाद ऐसा खुलासा होता है जो यकीन से परे है। तो आइए जानते हैं इस परफेक्ट मर्डर की शॉकिंग स्टोरी। इस कहानी का पहला किरदार है कमल सिंघल, जो पेशे से बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाला एक बिजनेसमैन था और राजस्थान के अलवर ज़िले का रहने वाला था। पास ही के गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके चलते काम के सिलसिले में अक्सर उसका उस गांव में आना जाना होता रहता था। इसी बीच उसकी मुलाकात उसी गांव में रहने वाली शकुंतला से होती है। उसे देखते ही कमल को उससे प्यार हो जाता है और फिर वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है और एक प्लानिंग के तहत उसके भाई से दोस्ती भी कर लेता है और इसी दोस्ती के बहाने शकुंतला के घर में आने जाने लगता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अक्सर वो दोनों दुनिया की नज़रों से बचकर मिला करते थे, पर कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो जल्दी ही शकुंतला के घर वालों को उनके प्रेम प्रसंग का पता चल जाता है और इसकी जानकारी होते ही शकुंतला के घर वाले आग बबूला हो जाते हैं और उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। उनके प्रेम को ना स्वीकारने की सबसे बड़ी वजह थी दोनों की जातियों का अलग अलग होना। और कमल और शकुंतला को अलग अलग करने के लिए शकुंतला के घर वाले जो रास्ता निकालते हैं वो था अपनी ही जाति के किसी लड़के से शकुंतला की जल्द से जल्द शादी करा देना। और कुछ ही दिनों की मेहनत से वो ऐसा लड़का खोज भी लेते हैं। वो लड़का था दिल्ली के समालका का पसहेड़ा का रहने वाला रवि कुमार। लेकिन शकुंतला ये शादी नहीं करना चाहती थी और बेचैन होकर वो किसी तरह कमल सिंगला से मिलने की कोशिश करती है। दोनों भागने का प्लान भी बनाते हैं, लेकिन कमल सिंगला को ये प्लान मंजूर नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ही दिनों में शकुंतला के घर वाले कुछ ना कुछ करके उन्हें ढूंढ ही लेंगे। लाख कोशिशों के बाद भी वो दोनों एक नहीं हो पाते और फरवरी 2011 को शकुंतला की शादी दिल्ली के रवि कुमार से हो जाती है। उसके घर वालों को उम्मीद थी कि नई जिंदगी में प्रवेश करके शकुंतला अपने पहले प्यार को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, पर दरअसल ये उसके घर वालों की भूल थी। शादी के अगले ही दिन जब शकुंतला पगफेरे की रस्म के लिए अपने घर आती है तो तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने घर ही रुक जाती है और 2 हफ्ते तक वहीं पर रहती है। लेकिन अपने घर वालों के दबाव पर एक बार फिर शकुंतला को वापस अपने पति रवि के घर दिल्ली आना पड़ता है। इस बार शकुंतला वहाँ रहने लगती है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। ऊपर से तो सब ठीक ही लग रहा था, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 22 मार्च 2011 को अचानक रवि रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जानकारी के मुताबिक अपने घर से वापस आने के बाद शकुंतला कुछ हफ्तों तक अपने पति रवि के घर रहती है। फिर 22 मार्च 2011 को दिल्ली में ही रहने वाली अपनी बहन के घर उससे मिलने जाने की इच्छा जताती है और इसी के लिए दोनों पति पत्नी साथ में घर से निकलते हैं। लेकिन वापस अकेली सिर्फ शकुंतला ही आती है और घर आकर खुद ही रवि के बारे में उनसे पूछती है। रवि की खोजबीन शुरू होती है। धीरे धीरे हंगामा बढ़ता चला जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी जब रवि का कुछ पता नहीं चल पाता, 23 मार्च 2011 यानी कि रवि के गायब होने के अगले दिन रवि के पिता थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस पूछताछ की शुरुआत सबसे पहले शकुंतला से ही करती है, क्योंकि आखिरी बार रवि शकुंतला के साथ ही घर से निकला था। शकुंतला अपने बयान में पुलिस को बताती है कि हम दोनों किसी रिश्तेदार से मिलने एक अपनी कार से निकले थे। रास्ते में रवि ने एक जगह कार को रोका और मुझे उतार कर कहा कि वो 5 मिनट में किसी से मिलकर वापस आता है, लेकिन बकौल शकुंतला वो बहुत देर तक वापस नहीं आया। शकुंतला से मिली इसी जानकारी के आधार पर ही पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। 1 महीने बाद भी जब
जांच आगे नहीं बढ़ती तो एक बार फिर रवि के पिता कापासेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं और इस बार पुलिस अपहरण के एंगल से भी जांच करती है, लेकिन इस बार भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। रवि के माता पिता पुलिस की नाकामी पर नाराज़गी जताते हैं, जिसके कारण मामले की जांच जिला पुलिस से छीनकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है और केस की जांच तेजी से शुरू होती है। शकुंतला और उसके भाई राजू से भी पूछताछ की जाती है और शकुंतला के बयानों में आ रहे विरोधाभास के कारण शक की सुई शकुंतला की तरफ घूमने लगती है। शकुंतला के भाई राजू से की गई पूछताछ में शकुंतला का पुराना प्रेम प्रसंग भी सामने आ जाता है और इसी के साथ मामले में आता है एक नया नाम, कमल सिंघल का। पुलिस कमल सिंघल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन जब कुछ साफ नहीं हो पाता तो पुलिस कमल और शकुंतला को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला करती है, जिसके लिए उन्हें एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इससे भी पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। लेकिन पुलिस का शक शकुंतला और कमल पर गहराता जा रहा था, पर उनके पास ना तो रवि की लाश थी, ना ही कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। इसी कारण शक के बावजूद पुलिस दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी और ये दोनों अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। समय बीतता रहा, लेकिन रवि कुमार का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। जब क्राइम ब्रांच की कोशिशें भी नाकाम रही तो थक हार कर रवि के पिता ने 2017 में अदालत में अपील दायर की, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ा। इस बार अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए शक के दायरे में आए लोगों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने का पुलिस फैसला करती है। सबसे पहले शकुंतला के भाई राजू और कमल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाता है। राजू को इस टेस्ट में क्लीन चिट मिलती है, लेकिन कमल कई ऐसी बातें करता है जिससे शक की सुई उस पर अटक जाती है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कमल बताता है कि उसी ने रवि को ठिकाने लगाया है, लेकिन क्योंकि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के सहारे पुलिस शकुंतला और कमल को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, तो पुलिस उन्हें छोड़ तो देती है, लेकिन उन्हें शहर न छोड़ने की सख्त हिदायत भी देती है। लेकिन अगले ही दिन दोनों शहर से गायब हो जाते हैं। अब पुलिस को विश्वास हो जाता है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान जो भी खुलासे किए गए हैं उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई है, जिसकी वजह से ही डर कर दोनों शहर छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा देती है और शकुंतला का पता बताने वाले के लिए 50,000 के इनाम की घोषणा भी करती है। और इसी बीच 27 दिसंबर 2019 को एक मुखबिर की सहायता से शकुंतला को शालीमार कॉलोनी अलवर राजस्थान से गिरफ्तार कर लेती है और इस बार पूरी सख्ती से पूछताछ करने पर शकुंतला टूट जाती है और पुलिस को पूरी घटना की कहानी बताती है कि कैसे अलग कास्ट होने की वजह से उसके घर वालों ने उसकी शादी कमल सिंघला से नहीं होने दी और ज़बरदस्ती रवि कुमार से करा दी। लेकिन शादी से पहले कमल ने उससे कहा था कि यहाँ रहकर उनका मिलना मुश्किल है, इसलिए वो रवि से शादी कर ले, लेकिन उससे शारीरिक संबंध ना बनाए, फिर मौका मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। और इसी प्लान के तहत पहले तो शकुंतला शादी से अगले ही दिन अपने घर वापस आ जाती है और 2 हफ्ते वहीं रहती है। लेकिन जब उसे वापस रवि के घर जाना पड़ता है तो वो एक नया बहाना बनाती है कि उसने कामयाब शादी के लिए एक मन्नत मांगी है और जब तक उसकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती तब तक वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे। और रवि भी उसकी इस बात पर विश्वास कर लेता है। अब कमल रवि को रास्ते से हटाने के लिए फिल्मी अंदाज में प्लानिंग करता है और 70,000 रुपये देकर अपने ड्राइवर गणेश को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। और फिर इसी प्लान के तहत शकुंतला अपनी बहन के घर जाने के बहाने रवि को लेकर घर से निकलती है। रास्ते में कमल उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और शकुंतला को देखकर चौंकने की एक्टिंग करता है। शकुंतला गाड़ी से निकलकर उससे बात करने का नाटक करती है, फिर अपने पति रवि को बताती है कि कमल मेरे ही गांव का लड़का है और उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ हम जा रहे हैं, और रवि से कमल को लिफ्ट देने की बात करती है। रवि मान जाता है। रास्ते भर तो लोग बातें करते हैं, फिर बहन का घर आने पर शकुंतला उतर जाती है, जबकि कमल रवि को कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी का पुराना दोस्त भी हूँ और मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। रवि उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटता। आगे उसके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए ज़रूरी था कि पुलिस अब जल्द से जल्द कमल को पकड़े और ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए कमल सिंघला को गिरफ्तार भी कर लेती है।
और उसके द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार वो रवि को लेकर एक प्लांट जगह पर जाता है जहां पहले से मौजूद उसका ड्राइवर गणेश उसे नशे की दवाई मिलाकर चाय पिला देता है और उसके बाद बेहोश होते ही कमल रवि का गला दबाकर हत्या कर देता है। इस खुलासे के बाद पुलिस एक और अभियुक्त गणेश की तलाश में जुट जाती है और फाइनली उसे बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लेती है। गणेश और कमल से आगे की पूछताछ में खुलासा होता है कि इन दोनों ने रवि की हत्या करने के बाद उसकी लाश को कई टुकड़ों में काट दिया था और दिल्ली से जाते हुए राजस्थान के अलवर तक कई अलग अलग जगहों पर रवि के लाश के टुकड़ों को फेंक दिया था ताकि पुलिस के हाथ रवि का शव कभी ना लग सके। रवि के लाश के बड़े टुकड़े को कमल सिंगला की दुकान के ठीक सामने दफनाया गया था ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस शव के उस टुकड़े को बरामद करती है। 9 साल पुरानी कब्र से पुलिस को 25 हड्डियां मिलती हैं जिन्हें जब्त करते हुए फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है और तीनों आरोपी इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। हालांकि आरोपियों को सज़ा देना तो अदालत का ही काम है, लेकिन आपके अनुसार आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरीज़ अपनी सेक्शन मिस्ट्री में।